हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अनसीन कंप्रीहेंशन या अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्लास में आपको मैं 10 पॉइंट्स आप बताऊंगा। इन 10 पॉइंट्स को आप बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिए और समझने की कोशिश करिए। इसके बाद आपके कभी भी अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और इसी क्लास में आप सीख जाएंगे कि किसी भी प्रश्न को जब पूछा जाता है इंग्लिश में तो कैसे हम लोग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और किस तरीके से उसका रिप्लाई देना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि किसी भी पैसेज को पढ़ते समय आपको उस पैसेज को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझ कर धीरे धीरे पढ़िए। पैसेज का प्रत्येक वाक्य किसी न किसी प्रश्न का उत्तर होता है और प्रत्येक वाक्य की छोटी से छोटी बात को ध्यान से पढ़ना और समझना आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि राम वेंट टू दिल्ली बाय द पंजाब मेल टू परचेज अ टीवी। तो इस लाइन को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। पहली बात तो ये पढ़ते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि राम वेंट टू दिल्ली। आपने ये देखा कि राम दिल्ली गया, तो पहला पॉइंट आपको ये पता चला कि राम कहाँ गया। तो राम कहेंगे राम जो है वो दिल्ली गया। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि राम दिल्ली गया। दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि राम किस साधन से जो है वो दिल्ली गया। ठीक है, तो कहेंगे कि बाय द पंजाब मेल। तो आपको दूसरा पता चल जाएगा दूसरा पॉइंट में कि वो पंजाब मेल से जो है वो कहाँ गया, दिल्ली गया। अच्छा, क्या करने गया, क्यों गया? तो एक तीसरा प्रश्न यहां से बन सकता है कि क्यों गया, तो आप कहेंगे कि टीवी खरीदने गया। तो एक सेंटेंस को पढ़ने पर आपको तीन क्वेश्चन बन सकते हैं और तीनों का रिप्लाई आपको आंसर जो है पता हो जाना चाहिए। इसीलिए किसी भी सेंटेंस को पढ़ते समय पहली चीज यही ध्यान देना चाहिए कि अगर आप किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो उसमें कितने आंसर आपको मिल सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरे पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कौन सा प्रोनाउन किस नाउन के लिए आया है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये बहुत ही आवश्यक होता है, विशेषकर जो ईट आता है ना, ईट हो गया, दिस हो गया, ठीक है, ही, दे, और कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, कहेंगे देम, हर और सी और आई। ये सभी प्रोनाउन आपको पता होना चाहिए किस नाउन के लिए आए हुए हैं। जैसे यहां पर देखिए एक लाइन लिखा गया है कि द शॉपकीपर शोड मी अ पेन। शॉपकीपर ने मुझे एक पेन दिखाया। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, आई बॉट इट, और मैंने उसे खरीदा। तो यहां पर आप देखिए कहा जा रहा है कि शॉपकीपर ने क्या दिखाया, मुझे एक पेन दिखाया। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे जो इट आया है ये किसके लिए आया है? तो पहली बात कहेंगे कि यहाँ पे जो इट आया है ये इस पेन के लिए आया है। ठीक है, क्योंकि ये पेन ही बहुत सुंदर था। उसके बाद आई बॉट इट, आई बॉट इट, ये मैंने खरीदा, जो ये राइटर है वो उसने खरीदा। आई बॉट इट, यहाँ पर उसने क्या खरीदा, कहेंगे कि ये भी इट किसके लिए आया है, तो पेन के लिए आया है। तो ये हमेशा प्रोनाउन को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट डिड द राइटर बाय। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि व्हाट डिड द राइटर बाय। ठीक है, तो इसका छात्र जो है, अधिकांश छात्र उत्तर क्या देंगे, तो कहेंगे कि आई बॉट इट। क्या रिप्लाई देंगे, आई बॉट इट, यही आप आंसर लिखेंगे। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि आई बॉट इट यहां पर है, आई बॉट इट ये रिप्लाई, तो ऐसे ही आपको नहीं छापना। यहां पर आपको पता है कि ये इट नहीं है बल्कि क्या है, एक पेन है। तो यहाँ पे आप इसका रिप्लाई कैसे देंगे, यहाँ पे इट नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ये आई की जगह पे आई कौन है, तो राइटर है, लिखेंगे द राइटर। ठीक है, द राइटर बॉट अ पेन, तो क्योंकि उसने पेन खरीदा था। तो इस तरीके से आपको आंसर देना पड़ता है, जो कि सटीक आंसर और सही आंसर होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। किसी भी प्रश्न का उत्तर आई, मी, यू, योर शब्द में न दें। कोई भी प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर जो है वो आई, मी, यू, योर शब्दों में न दें। तो यहाँ पे जो आई बॉट इट है, ये जो है ये आपको कभी भी नहीं लिखना है। आई बॉट इट या आई बॉट अ पेन, आई बॉट इट या आई बॉट अ पेन नहीं लिखना है। बात इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी आई, मी, यू, योर पेन, यू पेन ऐसे आपको रिप्लाई नहीं देना है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4।
यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 ये कहा जा रहा है कि कुछ प्रश्नों का सही उत्तर एक लाइन के बाद होता है। ठीक है, कुछ प्रश्नों का सही उत्तर कहाँ होता है? एक लाइन के बाद होता है। ठीक है, व्हेन, व्हाई, हाउ, यही चीज आपको जानना है। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं एक लाइन के बाद होता है, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है इस तरीके से कि आई टोल्ड हिम, ऐसे मान लीजिए लिखा गया है कि आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज सिलेक्टेड in the school team, है ना। he was very pleased with this news। अभी एक लाइन ये लिख दिया गया। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट डज द वर्ड दिस हियर रेफर टू। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया व्हाट डज द वर्ड दिस, है ना, रेफर टू, मतलब यहां पे कि ये जो दिस दिया गया है ये किसको रेफर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे किसको रेफर कर रहा है ये आपको बताना है। तो या तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाई वॉज ही प्लीज्ड, या तो ये भी पूछा जा सकता है व्हाई वॉज ही प्लीज्ड। तो ये अगर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो अधिकतर छात्र प्रश्न में मुख्य शब्द क्या ढूंढेंगे? प्लीज्ड। यहाँ पे ढूंढ लेंगे कि हाँ ये प्लीज्ड है, और प्लीज्ड को ध्यान में रखकर पैसेज में ढूंढते हैं और जिस वाक्य में ये मिल गया उसी को बिना सोचे समझे लिख देते हैं। अब यदि उत्तर दिया जाए ही वॉज वेरी प्लीज्ड विथ दिस न्यूज, यहाँ पे देखिए ही वॉज वेरी प्लीज्ड विथ दिस न्यूज, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि वह क्यों खुश था इस पर आपने ध्यान नहीं दिया। यहां पे देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा गया व्हाई वॉज ही प्लीज्ड, वो क्यों खुश था, तो आपने प्लीज्ड लिया और प्लीज्ड यहां पे मिला, यही अंडरलाइन किया आपने और यही लिख दिया कि ही वॉज वेरी प्लीज्ड विथ दिस न्यूज, वो इस न्यूज से बहुत ही खुश था। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि वह क्यों खुश था। तो अधिकतर ऐसे प्रश्नों का सही उत्तर इससे तुरंत बाद में दिया जाता है या तो कभी कभी इससे पहले होता है। आपको दिस न्यूज को बताना है, मतलब ये जो न्यूज है ऊपर वाले वाक्य में दिया है, मतलब अतः सही उत्तर क्या होगा? ही वॉज मच प्लीज्ड बिकॉज ही वॉज सिलेक्टेड इन द स्कूल टीम, ये इसलिए खुश था। इसलिए हमेशा याद रखिएगा चौथा पॉइंट यही है कि कभी भी कोई आंसर लिखने से पहले उसका जो रीजन होता है वो पहले लिख दिया जाता है या तो उसके बाद लिख दिया जाता है, यही आपको ध्यान में रखना है। वो स्कूल टीम में सिलेक्ट हो गया था इसलिए यहां पर वो खुश था। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप रिप्लाई दे सकते हैं कि ही वॉज मच प्लीज्ड बिकॉज ही वॉज सिलेक्टेड इन द स्कूल टीम, या इसका रिप्लाई देना होगा तो आप कह सकते हैं ही वॉज मच प्लीज्ड एट हिज सिलेक्शन इन द स्कूल टीम। इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है देखिए यहां पे ध्यान से। अब हम लोग यहां पे 5वां पॉइंट पढ़ेंगे जो कि इस तरीके से दिया हुआ है कि आपको पता चला चाहिए कि हु का रिप्लाई क्या होता है। हु मान लीजिए कभी प्रश्न में पूछ दिया तो आपको कैसे आंसर देना है। हुम का, हुज का, विच का, व्हाट, वेयर, ये जो WH वर्ड होते हैं इनको कैसे रिप्लाई दिया जाएगा और इनके विषय में हम लोग जानते हुए भी चलेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे हु। हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब क्या होता है? कौन। अब ये जो हु होता है ये व्यक्तियों के लिए यूज होता है और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ध्यान में रखेंगे, हु व्यक्तियों के लिए यूज होता है, हु सब्जेक्ट होता है। बात समझ में आया? तो यदि प्रश्न हु से प्रारंभ है, ध्यान सुनिए कि देखिए जैसे ये प्रश्न, यदि प्रश्न हु से प्रारंभ है तो पहला काम है कि हु को हटा दीजिए और हु के बाद उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए जो हु का उत्तर है। ठीक है, जो हु का उत्तर है। जैसे कि यहां पे प्रश्न पूछा गया कि हु वेंट टू लखनऊ इन द मॉर्निंग, मतलब कि लखनऊ कौन जाने वाला है ये आपको बताना है कि मॉर्निंग में लखनऊ कौन जाने वाला है या मॉर्निंग में लखनऊ कौन गया। तो अब मान लीजिए कि उत्तर है कि राम जो है, उत्तर है कि राम जो है मॉर्निंग में जाने वाला है। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या देना पड़ेगा? हु जब पूछा जाएगा तो हु को आपको क्या करना है? हटा देना है और यहाँ पे लिख देना है राम जो जाने वाला है। तो राम वेंट टू लखनऊ
अब बाकी सब लिख देंगे, सेंटेंस आपका बन जाएगा। इस तरीके से हु का रिप्लाई दिया जाता है ना। बात समझ में आया? चलिए दूसरा है कि हुम जो होता है ये भी व्यक्ति के लिए यूज होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जिस तरीके से आपने यहां पर देखा था सब्जेक्ट के रूप में और व्यक्ति के रूप में, यहां पर भी व्यक्ति के रूप में तो है, लेकिन अब यहां पर सब्जेक्ट के रूप में। और हुम का मतलब होता है किसको। हु का मतलब क्या होता था? कौन। तो हुम का मतलब होता है किसको। ठीक है, हुम हमेशा व्यक्ति के लिए ही आता है और यह वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अब कुछ क्वेश्चन देखिए ध्यान से। जैसे यहां पे पहला प्रश्न दिया गया, हुम डिड द फार्मर पनिश। हुम मतलब क्या होता है? किसको। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि फार्मर ने किसको पनिश किया, किसको पनिश किया। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो अगर हम मान लीजिए आंसर मान लेते हैं कि वो अपने बेटे को पनिश किया है, तो हुम, ऐसे में देखिए जब भी डू डज डीड आए और हुम दिया रहे तो ऐसे में डू डज डीड को हटा देते हैं। पहला काम ध्यान सुनिए, क्या 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 करना होता है। अगर डू डज और डीड आया हुआ होता है तो इसको पहला काम करना है कि हटा देना है। ठीक है, बात समझ में आ गया। और जो प्रश्न का उत्तर है उससे, जो प्रश्न का सब्जेक्ट है ना, तो उससे प्रारंभ करें। अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है कि किसने पनिश किया, तो आप कहेंगे कि फार्मर ने। तो प्रश्न का जो उत्तर है यहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे द फार्मर, द फार्मर। ठीक है, आपने लिखा द फार्मर। फार्मर लिखने के बाद अब क्या करेंगे? डिड को हटा दिया गया और उत्तर देते समय ये जो फनिश्ड है, देखिए डू और डज रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर आप डू डज हटा रहे हैं, अगर आप डिड को हटा रहे हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे डिड को हटाया गया है इसलिए पनिश का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पनिश्ड। क्या लिखेंगे? पनिश्ड। अब पनिश्ड हो गया तो उत्तर लिखने जाने वाले शब्द में क्या है? आपका उत्तर क्या है? किसने किसे पनिश्ड किया गया है? तो कहेंगे अपने बेटे को, तो कहेंगे हिज सन। जिसे भी पनिश्ड किया गया होगा उसको लिख देंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, और ये हमेशा वर्ब के बाद आएगा। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ध्यान से सुनेंगे तो आपको कैसे किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है ये समझ में आ जाएगा। जैसे एक प्रश्न और ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा कि हुम डिड सी लव। ठीक है, वो किससे प्रेम करती है? तो मान लीजिए वो अपने हस्बैंड से प्रेम करती है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि सब्जेक्ट ढूंढना। ये है सी, तो सबसे पहले आपने लिखा सी। अब आपको पता है कि डिड को हटा दिया जाता है, हटा दिए। डिड को हटाने के बाद ये जो लव लिखा हुआ है इसको सेकेंड फॉर्म में बदलना है। अगर डू डज को हटाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड को हटाएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम लोग लगाएंगे। तो सी के बाद क्या हो जाएगा? लव्ड हो जाएगा। अब किसे करना है? तो हुम के जगह पे आप क्या लिखेंगे? हर हस्बैंड। तो ये हो गया हर हस्बैंड। ठीक है, तो आपने दोनों में क्या सीखा? हु में आपने सीखा कि हु को हटा देना है और आंसर लिख देना है, लेकिन हुम में क्या करना है? हुम में हटाना है। अगर डू डज है तो उसको भी चेंज करना है इस रूल से, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे उसके सब्जेक्ट स्टार्ट करिए और उसके बाद वर्ब लिखिए और उसके बाद जो है आंसर लिखिए ऑब्जेक्ट के रूप में। क्योंकि ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे लास्ट में इसलिए लिख रहे थे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में इसलिए लिख रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में है। सिंपल सा चीज है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन जो है आपका हुज से स्टार्ट हो, हुज WHO ऐसे ही, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी या किसके, ये हुज होता है। ये हमेशा व्यक्ति के लिए यूज होता है और ये सब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज होता है। बात समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है, हुज फादर वेंट टू आगरा, मतलब किसके पिताजी आगरा गए। अब मान लेते हैं कि मोहन के पिताजी, हमने माना कि इसका जो आंसर है वो मोहन है, कि मोहन के पिताजी जो है वो आगरा गए। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमें क्या करना है? हमें मोहन नहीं लिखना है, हमें एपॉस्ट्रोफी का यूज करना है। हुज में आप देखेंगे का के की लगा हुआ है। ठीक है, का के की लगा हुआ है, किसका, किसकी, किसके, और इसी का के लिए या तो एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं या तो ऑफ का यूज करते हैं। अब बात यह समझना है कि अगर किसका तो आप कहेंगे मोहन का, तो मोहन्स करेंगे, तो यहां पर मोहन का, तो स्टार्ट कहां से करना है ये आपको ध्यान में रखना है। हु का पॉजेसिव केस में यूज करेंगे ना, बात समझ में आया।
हु का आपको कहाँ यूज करना है, पॉजेसिव केस में यूज करना है। तो इस तरीके से आपको अपने दिमाग में रखना है। तो आपने यहाँ पे कहा कि हुज फादर, तो आप कहेंगे हुज के जगह हुज को हटा देंगे और हुज के जगह पे क्या लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर मोहन्स, मोहन्स फादर, बस उसके बाद पूरा लिख दीजिए वेंट टू आगरा। इस तरीके से फुल स्टॉप लास्ट में कर देंगे तो आपका आंसर जो है मिल गया, बिल्कुल मिल गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे तो कहा जा रहा है हुज ईयर्स द नॉइज रीच्ड, मतलब किसके कान तक जो है शोर पहुंचा, तो आप कहेंगे प्रधानाचार्य के कान तक। अब यहां पर यहां पे लिखा है हुज ईयर्स, किसके कान तक, तो यहां पर देखिए हुज जो था वो सब्जेक्ट के रूप में था, लेकिन यहां पर किसके कान तक, किसके कान तक पहुंचा है, तो यहां पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। तो यहां पे लिखेंगे हुज ईयर, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट का यूज होता है, पहले द नॉइज लिखेंगे, द नॉइज, ठीक है। द नॉइज के बाद क्या करेंगे भाई, द नॉइज, उसके बाद रिच्ड है तो रिच्ड लिखेंगे, द नॉइज रिच्ड हुज ईयर, तो कहेंगे द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल आपने लिखा और एपोस्ट्रोफी एस लगाकर ईयर्स कर दीजिए, प्रिंसिपल के कानों तक ये जो है शोर पहुंच गई। आगे है वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ये क्या करता है, ये स्थान को बताता है, किसको बताता है, किसी भी स्थान को इंडिकेट करता है, बताता है। अब ऐसे प्रश्नों में जहां पर भी वेयर पूछा जाए तो वेयर वाले प्रश्न में काम का स्थान पूछा जाता है कि वो कहाँ पे काम किया जाता है। मान लीजिए प्रश्न पूछा गया कि वेयर डिड ही फाइंड द बॉक्स, मतलब कि वो बॉक्स कहाँ है ना, तो आप बताएंगे कि जंगल में, कहाँ बताएंगे कि जंगल में। मान लीजिए इसका आंसर जो है वो जंगल में है, वैसे आपने पढ़ा आपको पता चला कि जंगल में, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले वेयर और वॉच को हटाना है, दिमाग में रखना है, वेयर और वॉच को हटा सॉरी ये जो है डिड का रूल आपने पहले ही पढ़ लिया कि डिड हटाएंगे, हमेशा डिड आएगा तो हटा देंगे, और डिड को हटाएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आप लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है ही, तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे ही। अब फाइंड का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, तो कहेंगे कि फाउंड, तो आपने लिखा ही फाउंड, उसके बाद क्या है, ही फाउंड द बॉक्स, तो यहाँ पे आपने लिखा द बॉक्स, इतना लिख लिया। उसके बाद वेयर आपको प्लेस का नाम बताना है, तो कहेंगे कि आपने इसको पाया था इन द जंगल, ठीक, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज ही गोइंग इन द मॉर्निंग, मतलब कि वो मॉर्निंग में कहाँ जा रहा था। तो ऐसे में इसको मान लीजिए कि वो मॉर्निंग में स्कूल जा रहा था, है ना, तो आपका इसका अगर आंसर है स्कूल, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वेयर और वॉच को हटाएंगे, दिमाग लगाएंगे, फिर यहाँ पे ही के साथ स्टार्ट करेंगे। WH वर्ड को तो हमेशा हटा ही देना है, तो सबसे पहले आपने लिखा ही के बाद क्या, ही के बाद वॉच भी तो है, तो आपने लिखा वॉच, उसके बाद गोइंग इन द मॉर्निंग, है ना, क्या लिखा, ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग के बाद क्या है, गोइंग के बाद आप कहेंगे कि गोइंग टू, कहाँ जा रहा था, स्कूल। अब आपने प्लेस बता दिया और कब जा रहा था, इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, वेन का मतलब होता है कब, ये किसको बताता है, समय को बताता है, किसको बताता है, समय को बताता है। वेन से प्रारंभ प्रश्न के उत्तर में यदि समय दिया गया है तो उसे प्राथमिकता देंगे, यदि समय नहीं दिया गया है तो प्रश्न के वाक्य में तुरंत पहले का एक्शन इसका ही उत्तर हो जाएगा। जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द राइटर मेक अ प्लान टू गो टू कलकत्ता, ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया, व्हेन डिड द राइटर मेक अ प्लान टू गो टू कलकत्ता। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए टाइम दिया नहीं गया है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन डिड हटाएंगे तो सबसे पहले द राइटर से लिखना स्टार्ट करेंगे, द राइटर। अब देखिए मेक का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, मेड, क्योंकि डिड को आपको हटाना है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है, तो मेड अ प्लान, इतना आपने लिखा, मेड अ प्लान, कहा किसके लिए, टू गो टू कोलकाता, ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अब आपको बताना है कि कब, तो कहेंगे इन विंटर, तो इसलिए आप यहां पे लगा देंगे इन विंटर। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगला है कि व्हेन डिड ही लीव फॉर दिल्ली, यहां पर भी आपको व्हेन हटाना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए इसका जो रिप्लाई है, मतलब ये पूछा जा रहा है कि उसने मतलब
कब छोड़ा, दिल्ही को कब छोड़ा? तो मान लीजिए इसका रिप्लाई उसके पिता की जी की मृत्यु के बाद, तो आप कहेंगे ही, सबसे पहले आपने कहा ही, डिड को हटाना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लीव का हो जाएगा लेफ्ट, ही लेफ्ट फॉर दिल्ही, ही लेफ्ट फॉर दिल्ही। कब? व्हेन। अब आपको रिप्लाई के लिए आंसर में व्हेन लगाना पड़ेगा क्योंकि अब टाइम दिया है, तो व्हेन कब, तो कहेंगे व्हेन हिज फादर डाइड। चलिए नेक्स्ट है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वाई में जब भी वाई पूछा जाता है तो रीजन पूछा जाता है। बोर्ड की परीक्षा में यह प्रश्न अक्सर पूछा ही जाता है कि वाई वाले प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में पैराग्राफ में से ढूंढकर देना पड़ता है आपको। तो सबसे पहले मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है इस तरीके से कि देयर इज नो वाटर एंड एयर ऑन द मून, सो देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। ये आपके पैराग्राफ में एक लाइन लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाई इज देयर इज नो लाइफ ऑन द मून, सो यहाँ पर, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये बस इतना ही रहेगा, वाई इज देयर इज नो लाइफ ऑन द मून, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बताओ कि मून पे लाइफ क्यों नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि दूसरे वाक्य में प्रश्न के शब्द मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सो देयर इज नो लाइफ ऑन द मून, यहाँ पर प्रश्न में यह भी दिया गया कि नो लाइफ ऑन द मून। तो प्रश्न और यहाँ पर इस पैराग्राफ की इस लाइन में आपको ये प्रश्न बिल्कुल मिल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यही सही है और आप यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख देंगे कि सो देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। लेकिन वास्तव में ये लिखना गलत है। वाई का असली उत्तर जो है वो पहले ही वाक्य में है। कहाँ है ये? देयर इज नो वाटर एंड नो एयर ऑन द मून, ये इसका रीजन हो गया। तो आगे लिखेंगे बिकॉज, आप ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हैं कि देयर इज नो लाइफ ऑन द मून बिकॉज देयर इज नो वाटर एंड एयर ऑन द मून। इस तरीके से जब आप आंसर लिखेंगे तब जाके आपका आंसर सही हो जाता है, ठीक है। और वाई का जो उत्तर होता है, जब भी वाई आपसे पूछा जाए तो वाई का जो उत्तर होता है वो हमेशा जब आप रिप्लाई दें तो सो से दे सकते हैं, बिकॉज से दिया जा सकता है, टू से दिया जा सकता है, इन ऑर्डर टू से दिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, आंसर देते समय ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी। देखिए हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। ये एक तरीका बताता है कि मतलब कैसे कोई काम करना है, कैसे तैरना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रहना है, कैसे जाना है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि हाउ डिड ही गो टू जयपुर, मतलब वो जयपुर कैसे गया। तो आप बताएंगे कि वो बस से गया, कार से गया। तो इसका रिप्लाई कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको पता ही है कि WH वर्ड हटा देना है। डिड आया है तो डिड को हटाकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लगाना है, और वर्ब यहाँ पे है तो इसी का वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ से ही से स्टार्ट करेंगे, तो ही, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म वेंट टू जयपुर। जयपुर आपने लिखा, अब बताइए किससे, तो कहेंगे बस से, तो बाई बस। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हाउ मेनी जो दे रखा है, ये हाउ मेनी संख्या को बताता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल। अब यहाँ पूछा गया कि आपके स्कूल में कितने कुल टीचर हैं, तो आप बताएंगे मेरे स्कूल में कुल 25 टीचर हैं। तो आप इसका रिप्लाई कैसे देंगे? तो आपको रिप्लाई देना पड़ेगा हाउ मेनी के जगह पर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया देयर इन योर स्कूल, तो आप पहले लिखेंगे क्या? देयर आर 25 टीचर्स, है ना। हाउ मेनी के जगह पे आप लिखेंगे देयर आर 25 टीचर्स, फिर उसके बाद लिखेंगे इन योर स्कूल, ठीक है। योर स्कूल के जगह पे आप चेंज कर देंगे, माई कर देंगे। आपके स्कूल में पूछा गया तो मेरे स्कूल में। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान में रखना है। उसके बाद है हाउ मच, मतलब कितना, ये मात्रा को बताता है। हाउ मच मिल्क डज ही बाई डेली, हाउ मच मिल्क डज ही बाई डेली। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ही बाई 2 लीटर्स ऑफ मिल्क डेली। आप लिख सकते हैं कि ही बाई 2 लीटर्स मिल्क, सॉरी 2 लीटर ऑफ मिल्क डेली। इस तरीके से आंसर। यहां पर आपको चीज ध्यान रखना है कि ये जो हाउ मेनी है, हाउ मेनी और जो इसके बाद
वर्ड, जैसे यहाँ पे हाउ मेनी टीचर्स है, तो हाउ मेनी और टीचर्स दोनों को हटा दें। वाक्य जो है हमेशा देयर से शुरू करें और देयर के बाद जो आर लगा दें और वैसे उत्तर लिखें। उसी तरीके से हाउ मच का भी रिप्लाई होता है, उसी तरीके से आपका हाउ लॉन्ग का भी आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना समय। कभी कभी देखिए ध्यान से, हाउ लॉन्ग का मतलब कभी भी नहीं होता कितना लंबा। हाउ लॉन्ग का मतलब कितना लंबा नहीं होता है, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना समय। तो यहां पर आपको ध्यान रखना कितना समय होगा। जैसे प्रश्न में पूछा गया हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे विथ हिज आंट, तो इसका रिप्लाई जब आप देंगे तो आप कहेंगे ही स्टे फॉर अ वीक विथ हिज आंट। तो इस तरीके से आपको आंसर देना पड़ता है। तो ये रहे आपके टोटल 5 पॉइंट्स कि कैसे आपको WH वर्ड्स के उत्तर देने हैं। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 ये ध्यान देना है कि प्रश्न का उत्तर उसी टेंस में देना चाहिए जिस टेंस में प्रश्न पूछा गया है। जिस टेंस में प्रश्न पूछा जाएगा उसी टेंस में आपको उत्तर देना है। जैसे पूछा गया व्हेन डिड यू गो देयर, ये देखिए आपको पास्ट में पूछा गया है तो आप इसका आंसर लिखेंगे आई वेंट देयर यस्टरडे। ठीक है, इस तरीके से आंसर देंगे। अगर यहीं प्रेजेंट में हो गया व्हेन डू यू गो टू स्कूल, प्रेजेंट में हो गया तो आप इसको प्रेजेंट में उत्तर देंगे कि आई गो टू स्कूल एट 10। अगर आपसे प्रश्न फ्यूचर में पूछा गया कि व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, तो आप इसका फ्यूचर में ही रिप्लाई देंगे कि आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो इस तरीके से आपको जिस टेंस में पूछा जाए उस टेंस में उत्तर देना है। 7 पॉइंट कहता है कि प्रश्नों को पढ़िए, पढ़ने के बाद पैसेज को उन लाइन के नीचे क्या करिए अंडरलाइन कर दीजिए जिसमें आपको लगे कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर इसमें होने की संभावना है, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है। 8वां पॉइंट ये होता है कि यदि प्रश्न में यू या योर का प्रयोग हुआ है तो उत्तर में आई या माई का प्रयोग करें। जैसे मैंने यहां पर अभी आपको बताया ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि अगर यहाँ पे ऐसे दी रखा है तो आप योर को माई में चेंज किए, तो वहीं आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि अगर इस तरीके के दिए हुए यू या योर तो आपको आई या माई में चेंज कर देना है। जैसे मान लीजिए पैराग्राफ में दे रखा है कि गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन, ही वॉज बॉर्न इन 1469 इन ननकाना साहिब, ही वॉज अ ग्रेट थिंकर। इतना लिखा गया। अब आपके पास प्रश्न है व्हाट डू यू नो अबाउट गुरु नानक। पैसेज में इतना लिखा गया तो अब आपके पास यही दिया गया व्हाट डू यू नो अबाउट गुरु नानक। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि पैसेज, ये आपका पॉइंट नंबर 9 है, यहाँ थोड़ा सा इरर है, ये पॉइंट नंबर 9 है। तो यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि प्रश्न का उत्तर जो भी है पैसेज की भाषा तक ही सीमित रखे। यहां पर पैसेज में जितना ज्ञान दिया गया है आपको उतना ही ज्ञान रखना है। अपने से किसी सामान्य ज्ञान जो आपका ज्ञान है उसके आधार पर, है ना, अपने से सामान्य ज्ञान के आधार पर उत्तर न दें। इस बात का ध्यान रखना है, अपने से नहीं देना है। ठीक है, अपने से उत्तर नहीं देना है। तो यहां पर जैसे प्रश्न पूछा गया व्हाट डू यू नो अबाउट गुरु नानक, तो अगर आपको ये पता है कि पैसेज में क्या दे रखा है तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसका उत्तर लिखना स्टार्ट करें, मान लीजिए आप इसका उत्तर लिख रहे हैं, तो आपने उत्तर लिखा कि, मान लीजिए आपने लिखा कि गुरु नानक was the founder of the Sikh religion, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा ही was born in ननकाना साहिब in 1469, और फिर आपने लिखा ही वॉज अ ग्रेट लीडर। आपने इतना लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए आप अपने उत्तर में यह वाक्य और जोड़ दिए। इसके अलावा आपने क्या जोड़ा, अब आपने ये जोड़ दिया कि द नेम ऑफ हिज फादर वॉज कालू। अब आपने ये जोड़ दिया।
यद्यपि आप अगर देखें तो ये सही है, ये लाइन आपको पता था और आपने इस लाइन को जोड़ दिया। लेकिन आप देखिए क्या इस पैसेज में, जो यहाँ पर पैसेज लिखा गया है, इस पैसेज में कहीं पर भी ये लिखा गया है? तो आप कहेंगे कि नहीं। और जब पैसेज में वो वाक्य नहीं दिया गया है, वो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि हाँ ये सही है, ये जो आपने अभी जोड़ा, हिज फादर नेम वाज कालू, लेकिन जब पैसेज में नहीं दिया है तो आप अपने से सामान्य ज्ञान के आधार पर कभी भी उत्तर नहीं देंगे। ये यहाँ पर आप लिख देंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और लास्ट पॉइंट जो 10वां नंबर है, ये कहता है यस या नो टाइप आंसर कैसे दिया जाता है। जैसे अब यहाँ पे समझिए कि डू यू लाइक आइसक्रीम, तो अगर आपको यस कहना है तो आप कहेंगे कि यस आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है, फुल स्टॉप कर देंगे। अगर आपको नो में देना है तो नो तो लिखेंगे नो, कामा देंगे, यस पे भी कामा देंगे, तो उसके बाद आई डोंट करना है। ध्यान रखेंगे कि अगर आप यस का रिप्लाई दे रहे हैं तो सेंटेंस पॉजिटिव लिखेंगे, नो का रिप्लाई दे रहे हैं तो आप निगेटिव ही लिखेंगे। आई डोंट लाइक, जैसे है हैव यू सीन द कुतुब मीनार, अगर आपने कहा यस तो आप कहेंगे यस आई हैव सीन कुतुब मीनार, ठीक है, आपने लिख दिया। लेकिन आपने नहीं देखा तो कहेंगे नो, तो नो के बाद आपको सेंटेंस निगेटिव ही बनाना पड़ेगा, आई हैव नॉट सीन। इस तरीके से सेंटेंस को लिखना है। जैसे यहाँ पे कहा गया डिड यू सी द क्रिकेट मैच एट कानपुर, तो आप कहेंगे यस, कहेंगे आई सा। इस तरीके से आंसर आपने दिया। लेकिन अगर आप कहेंगे नो तो आप कहेंगे आई डिडंट। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये 10 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये आपके 10 पॉइंट कंप्लीट हो गए। इस तरीके से आपको क्या करना है, पैसेज को सॉल्व करने हैं। पैसेज को पढ़िए और 10 पॉइंट को ध्यान में अपने दिमाग में रखिए। चलिए इसके बाद की क्लास में हम लोग कुछ पैसेज सॉल्व करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।